बच्चों, आज हम आपके सामने डीएलएड फर्स्ट ईयर का हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता उसकी यूनिट 4 लेके आए हैं। पढ़ना सीखना। हम पढ़ाई किस प्रकार करते हैं, क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है। पठन से तात्पर्य व इसके घटक और इसके आधारभूत तत्व लिखो। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसका आंसर है किसी लिखित या मुद्रित पाठ्य वस्तु को देखकर उसके भाव या आशय समझना ही पठन है। कोई लिखित वस्तु हो, हैंडराइटिंग हाथों के द्वारा लिखी हुई हो, या किसी किताब में या अखबार में छपी हुई हो, कोई भी कहीं भी सामग्री जो छपी हुई हो उसको मुद्रित पाठ्य वस्तु बोलते हैं, और जो हाथों से लिखी गई हो वो लिखित सामग्री बोलते हैं। ठीक है। तो किसी लिखित या मुद्रित पाठ्य वस्तु को देखकर उसके भाव या आशय समझना। जो देखकर उसका भाव या आशय समझेगा, इसका मतलब उसको पढ़ना आता है। उसमें क्या अक्षर छप रहा है, कौन से वाक्य है, क्या क्या कहना चाह रहा है, सारी बात हमारे उसके पाठ्य वस्तु को देख के समझ में आ जाए और उसके आशय समझ में आ जाए, उसको ही हम बोलते हैं कि ये पठन है। पठन शिक्षण। पठन ऐसी प्रक्रिया है जिसे बालक सीख कर ही प्राप्त करता है। क्रमबद्ध विधि पूर्वक बालकों को पठन करने का अभ्यास देना पठन शिक्षण कहलाता है। देखो, पठन ऐसी प्रक्रिया है जिसे बालक सीख कर ही प्राप्त करता है। यानी कि पढ़ने की तकनीक है कि कौन सा अक्षर का ब लिखा है तो उसका ब से क्या अर्थ बन रहा है। ब पे आ की मात्रा लगी है तो बा बन रहा है। फिर ल है, क है तो बालक हो गया। इस प्रकार एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना और क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना। इसमें सिस्टम हो पूरा कि कौन सी, यदि इस सेंटेंस में आगे पीछे उल्टा सीधा जमा देंगे तो पूरा सेंटेंस ठीक से बन नहीं पाएगा। तो उसे बनाने के लिए क्या करते हैं, वो क्रमबद्ध होना चाहिए। जैसे बालक सोता है, तो इस लाइन में पूरा क्रमबद्ध है कि बालक सो रहा है। ठीक है। अब सोता बालक है, ऐसे करेंगे तो ये इसका क्रम टूट जाएगा, और बालक सोता है इसका क्रम रहेगा। ठीक है। तो विधि पूर्वक, और विधि पूर्वक यानी कि उसके नियम कानून जो भी होते हैं हमारे हिंदी में, तो उसके अनुसार वो कि एक सेंटेंस के बाद दूसरी चीज आनी चाहिए कि है ना, जैसे बालक सो रहा है, सवेरे प्रातःकाल इतने बजे उठेगा। तो एक सिस्टम चलता हुआ आगे बढ़ता है। ठीक है। तो बालक को पठन करने का अभ्यास देना पठन शिक्षण कहलाता है। तो बालक कोई भी चीज हो उसको पढ़ने के लिए देना, उसे बोलकर या मन में, दो प्रकार से पठन की प्रक्रिया होती है। या तो बोलकर पढ़ेगा बच्चा, या मौन वाचन करेगा, मन में पढ़ेगा। ठीक है। तो बालक को पठन करने का अभ्यास देना, उसे बार-बार उस लाइन को उसको पढ़वाना, उस सेंटेंस पढ़वाना, या एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए देना पठन शिक्षण कहलाता है। बालक को वर्णमाला सिखाना, लिखित सामग्री का वाचन कराना, सीखना और पठित पाठ का अर्थ ग्रहण करना। कौन-कौन सी चीजें? एक तो वर्णमाला सिखाना, जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग, घ, ये सब वर्णमाला सिखाना। लिखित सामग्री का वाचन करना, फिर ये लिखी हुई किस प्रकार है और उनको किस तरह से एक एक अक्षर को, क को क बोलते हैं, व को व बोलते हैं, ख को ख बोलते हैं, या घ को घ बोलते हैं, इस प्रकार। और इन पे जब मात्राएं लग जाती है तो क पे की, ई की मात्रा लगने पे की होता है। इस तरह से उनको लिखित सामग्री का वाचन कराना और स्पष्ट वाचन होना, उनको सिखाना और पठित पाठ का अर्थ ग्रहण कराना। जब बालक इन शब्दों को पढ़ना सीख जाएगा तो पाठ में जो लेखक है वो क्या कहना चाह रहा है, उसके सेंटेंस है जो क्या बताना चाह रहे हैं, उसका अर्थ वो धीरे धीरे ग्रहण करना सीख जाएगा। ठीक है। तो पठन क्रिया के घटक पढ़ेंगे आगे। पहला है दृष्टि पटल का विस्तार। बालक की दृष्टि वर्ण तक सीमित होती है। हम बालक को यदि कोई वर्ग देते हैं, जैसे चल, कल, नल, इस तरह से, तो बालक की दृष्टि क्या वर्ण तक सीमित होती है, वो एक एक वर्ण को ही देख पाता है, एक साथ पूरे सेंटेंस को देख के नहीं समझ पाता है ना। तो उसका दृष्टि पटल का विस्तार करना आवश्यक है। शब्द बिंब से अर्थ ग्रहण की अनुमान मूलक
योग्यता, शब्द बिंब से यानी शब्द को ध्यान में रखते हुए उसका जो शब्द वो पढ़ रहा है उसका अर्थ उसका अर्थ क्या होता है। बच्चा पढ़ाई में इतना निपुण हो या इतना सीख जाए कि जो शब्द वो पढ़ रहा है, जैसे कमल, कमल पढ़ा उसने। अब कमल शब्द से क्या पता चलता है कि या तो ये किसी का नाम है या किसी फूल का नाम है। तो यदि कमल जाता है बोलते हैं तो पता चलेगा कि हाँ, कमल किसी व्यक्ति का नाम है। और ये बोलते हैं कमल, उसने उसको कमल दिया, तो उससे पता चल रहा है कि ये फूल के लिए कहा गया है। इस तरह से अर्थ का अनुमान लगाने की योग्यता उसमें कोशिश करना चाहिए कि वो इसके योग्य हो। तीव्र गति, गतिपूर्वक पठन करना। यदि हम ऐसे बोलेंगे राजा गया, तो इतनी इतनी देर लगेगी तो हमारा सेंटेंस पूरा नहीं हो पाएगा और बात किसी को समझ में नहीं आएगी। तो हमें कैसे बोलना है कि तीव्र गति से, यानी कि गति ऐसी हो कि सेंटेंस पूरी तरीके से समझ में आ जाए। अगला है चौथा, तत्काल निर्णय और निष्कर्ष की क्षमता। इसमें अर्थ ग्रहण तत्काल होना चाहिए। जिसे ही हमने सेंटेंस पढ़ा, पढ़ते ही तुरंत दिमाग में उसका अर्थ आया और उस अर्थ में वो क्या कहना चाह रहा है, इस अर्थ के पीछे क्या कारण है, ये हमें तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। अगला है पठन क्रिया के आधारभूत तत्व। पहला है आसन व मुद्रा। पढ़ने के समय संयत और सौम्य मुद्रा होना आवश्यक है। जब भी व्यक्ति पढ़ने बैठता है या बालक पढ़ने बैठता है तो उसके दिमाग में बिल्कुल शांति होना चाहिए, वातावरण आसपास का अच्छा होना चाहिए, जिससे उसकी पढ़ाई में व्यवधान नहीं उत्पन्न हो और वो अच्छे मूड में पढ़े। एक तो थोड़ी देर पहले किसी ने गुस्सा दिलाया हुआ, उसके झापट मारी हो, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उसके दिमाग में गुस्सा भरा होगा, वो ठीक से नहीं पढ़ पाएगा। तो उसके लिए शांत वातावरण और अच्छा मूड होना आवश्यक होता है। दूसरा है वाक्य यंत्र से संबंधित मंद स्वर और जोर से बोलने पर ध्यान। वाक्य यंत्र यानी कि जो हम बोल रहे हैं, जहाँ गले से हमारी आवाज आ रही है, वहां से संबंधित मंद स्वर और जोर से बोलने पर ध्यान। इसका मतलब है कि कहाँ पर उसको जोर से बोलना है और कहाँ उसे धीरे बोलना है, इस पर उसका पूरा ध्यान होना चाहिए। तीसरा है विराम और दृष्टि केंद्र। जैसे पूर्ण विराम, अर्ध विराम, उद्धरण चिन्ह वगैरह प्रयोग में करते हैं, तो उस समय कहाँ पे उसे रुकना है और कितना उसे बोलना है और उसकी दृष्टि कहाँ तक उस पे होती है। चौथा है लय। शब्द को खंड करके पढ़े तो लय में बाधा पड़ती है। यदि लय, जैसे लय एक शब्द है, उसको भी पढ़े ल य, तो ये शब्द बड़ा खंड करके पढ़े तो ठीक से समझ में नहीं आएगा और पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, उसके शब्द को खंड करके पढ़े तो लय में बाधा पड़ती है, तो उनके बीच में रिदम अच्छी होनी चाहिए, जिससे सेंटेंस को पूरा पढ़ा जा सके और सामने वाले के समझ में आ जाए कि वो कहना क्या चाह रहा है। इसके बाद है गति। इसका प्रभाव अर्थ ग्रहण पर पड़ता है। गति का प्रभाव अर्थ ग्रहण पर, यदि हमने धीमी गति या तेज गति इस तरीके से पढ़ा है किसी चीज को, तो उसका अर्थ ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो उसकी गति इतनी होनी चाहिए कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में पठन के महत्व को समझाइए। यह भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। विचारों का ग्रहण करना, विश्लेषण करना और उसका विवेचन करने में पठन का विशेष योगदान है। क्या है? भाषा शिक्षण में पठन के महत्व को समझाइए। क्या महत्व है इसका, ये जान लेते हैं कि ये भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। कौन सा? भाषा शिक्षण। पठन का जो महत्व हम पढ़ रहे हैं उसमें ये भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कौशल है विचारों का ग्रहण करना। यदि हम पढ़कर किसी चीज के उसके सामने वाले क्या विचार रखता है, इस बारे में हम पढ़कर जान सकते हैं। विश्लेषण करना, फिर उसका विश्लेषण करेंगे कि इसके पीछे क्या तर्क है, क्या वितर्क है, क्या कुतर्क है, सब कुछ का अवलोकन करेंगे। उसका विवेचन करने में पठन का विशेष योगदान है। और फिर पढ़कर हम क्या करते हैं, उसका विवेचना करते हैं कि कितनी ये लाभदायक है, कितनी अलाभदायक है,
या ये हमारे जीवन में कहाँ उपयोगी हो सकती है। इस तरह की बातों के लिए पठन का महत्वपूर्ण स्थान है। कला है जनतंत्र की सफलता का उपकरण है। समाचार पत्र व पत्रिकाओं को पढ़कर हम देश समाज की जानकारी व समस्याओं से परिचित होते हैं। जनतंत्र की सफलता, जनतंत्र यानी कि हमारे यहाँ की जो जनता है, उनको किसी तरह से जो भी समाचार घटित होते हैं पूरे देश के, वो हमें किसके माध्यम से मिलते हैं? समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से मिलते हैं। तो उनको पढ़कर हम देश व समाज की जानकारी और समाज में फैली समस्याओं से परिचित होते हैं। दूसरा है व्यक्तिगत समालोचना से संबंध। व्यक्तिगत समालोचना से संबंध यानी कि उसका व्यक्तिगत व समायोजना से संबंध, उसकी व्यक्तिगत स्वयं की क्या परेशानी है और उसे किस तरह से समायोजन करना है, तो इसके बारे में भी पढ़कर जानकारी हासिल की जा सकती है। पठन शिक्षा का पर्याय है। पठन क्या है? शिक्षा का पर्याय है। पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है, एक महिला है जो पढ़ाई करने के उसमें बताती हूँ कि एक महिला है जो पढ़ तो सकती है, बोल भी सकती है, पर वो लिख नहीं पाती है, लेकिन वो पढ़कर ही कितनी चीज़ों के ज्ञान प्राप्त कर लेती है। तो पठन शिक्षा का एक पर्याय है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जिससे व्यक्ति जिसने पढ़ना सीख लिया वो अपनी भाषा को बोलना भी सीख जाता है। चौथा पॉइंट है सभी अन्य विषयों में उपलब्धि का साधन। जब हम किसी अन्य विषय को भी पढ़ते हैं तो यदि हमें एक भाषा का पूरा ज्ञान है तो दूसरी भाषा का भी ज्ञान में हमें आसानी रहती है। सिर्फ शब्दों की बनावट में ही फर्क पड़ता है कि हम यदि हम हिंदी में पढ़ रहे हैं और उन्हीं चीज़ों को हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो हम जल्दी से उसे समझ पाएंगे। तो अन्य विषयों को पढ़ने में भी सहायता होती है। पठन एक स्वदेशी सार्थक व चिंतन प्रधान प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है पठन? स्वोद्देश्य, जिसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए, सार्थक हो कि हमारे जीवन में लाभदायक हो, कोई उपयोगी हो, और चिंतन प्रधान, पढ़कर हमारा दिमाग भी कुछ सोचने के लिए मजबूर हो, कुछ समझ में आए, तो वो चिंतन प्रक्रिया होगी। तो पाठक लिखित व छपी हुई सामग्री का उच्चारण करने के साथ ही इसका अर्थ ग्रहण करता है तथा उसका मूल्यांकन करता है। तो लिखित व छपी हुई सामग्री का उच्चारण करने के साथ ही, कोई सामग्री लिखित है या छपी हुई है तो उसका क्या करना है? उच्चारण करना है, उसको देखकर उसे मुंह से बोलना है और सही प्रकार से बोलना है, और उसका अर्थ ग्रहण करना है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका क्या अर्थ होता है, तथा उसका मूल्यांकन करता है। फिर उसके बाद ये लगाता है कि सही है, ये गलत है, कितनी लाभदायक है, कितनी उपयोगी है, कितनी अनुपयोगी है। ठीक है। अगला प्रश्न है पठन कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो उत्तर है पठन दो प्रकार के हैं, स्वस्वर और मौन पठन। तो स्वस्वर पठन में आप देखिए कि पठन क्रिया में बालक पहले सस्वर पठन करता है। किस प्रकार? यानी कि स्वर सहित प, ठ, न, पठन, ऐसे करके बालक सस्वर पठन करता है। और मौन पठन में सस्वर पाठ का अभ्यास हो जाने पर वह धीरे धीरे मौन पठन की ओर बढ़ता है। हमने देखा होगा छोटी कक्षा में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो एक एक अक्षर को अलग अलग पढ़ते हैं, उसके बाद एक शब्द को पढ़ने की प्रक्रिया चलती है उनकी। तो जैसे मोहन घर आता है, तो उन्होंने मोहन घर आता है पढ़ा, तो इस तरह से वो पढ़ रहा है। तो शुरुआत में क्या पता म पे ओ की मात्रा मो, ह, न, इस तरीके से धीरे धीरे पढ़ा, लेकिन उसने मुंह से आवाज करके पढ़ा। फिर धीरे धीरे उसको पूरा सेंटेंस पढ़ने में आ गया कि मोहन घर आता है। ठीक है। अब इस जब वो अनेक तरह की इस तरह से सेंटेंस पढ़ना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे इन्हीं चीजों को बड़ी कक्षा में आते आते वो मौन पठन का अभ्यास करना भी सीख जाता है कि बिना मुंह से आवाज निकाले उसका अर्थ भी समझ में आ जाए और उसको मौन चुप रहकर उसकी पढ़ाई भी हो जाए। स्वस्वर पाठ का अभ्यास हो जाने पर वह धीरे धीरे मौन पठन की ओर बढ़ता है। शुरुआत में स्वस्वर चलता है और बाद में मौन पठन की ओर चलता है, यानी कि चुप रह के पढ़ना।
ठीक है। अगला प्रश्न है, पठन शिक्षण की विधियों का उल्लेख कीजिए। वर्ण विधि, एक एक वर्ण की जो उच्च ध्वनि में जो का उच्चारण सिखाया जाता है। जैसे अ बोलना हो तो क्या सिखाएंगे? अ। और फिर अ पे आ की मात्रा लगा के कहेंगे आ। तो एक एक शब्द जैसे रा, म, आ, या, एक ऐसे एक एक वर्ण उसको सिखाया जाएगा। शब्द विधि है दूसरा, वर्ण पर ध्यान न देकर छोटे छोटे शब्दों का उच्चारण करना। जैसे कमल, राम, श्याम, नाम। शब्द का प्रत्याभिज्ञान या ध्वनि बताना। जैसे रा, म अलग अलग लिखा, पहले वर्णों को अलग अलग लिखा, फिर उनको जोड़ के लिखा हमने राम, और उन्हें बोलना सिखाया कि इस तरह से बोलते हैं राम। तो बच्चा धीरे धीरे एक शब्द पर पहुंच जाता है और उसका उच्चारण करना भी सीख जाता है। उसके बाद है वाक्य विधि, जिसमें क्या होता है कि वाक्य बोल के सिखाया जाता है। पहले वर्ण पे, फिर शब्द पे, अब वाक्य पे। वाक्य में पूरा सेंटेंस आएगा। जैसे वाक्य छोटे छोटे व सरल सार्थक हो। छोटी कक्षाओं में बच्चों को छोटे वाक्य ही बताए जाते हैं ताकि वो ठीक प्रकार से उनका उच्चारण कर सके। जैसे जल भरकर आ, तो पूरे इस वाक्य में कुछ अर्थ निकल रहा है कि हमने किसी से कहा है कि जल भरकर आ। ठीक है, कोई अर्थ निकल रहा है इसका, इस वाक्य का। तो इस तरीके से हम उनको बोलना सिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पठन के स्तरों की विवेचना कीजिए। पठन के जो स्तर हैं, पहला है चित्र पठन। सर्वप्रथम बालक को रंगीन चित्र दिखाए जाते हैं जिनको बालक अपने आसपास के वातावरण में देखता है, और चित्र को देखकर बालक अर्थ और आशय ग्रहण करने की योग्यता विकसित करता है। ठीक है। जैसे बालक को कोई चित्र दिखाया, उस चित्र को देखकर कोई रंगीन चित्र देखकर बालक के उसके उसका गेस करता है, अनुमान लगाता है कि ये वाला चित्र कौन से वातावरण से लिया गया है, इसमें क्या वातावरण दिखाई दे रहा है, क्या क्रिया हो रही है, ये सब बातें वो सोचता है। चित्र को देखकर बालक उसका अर्थ समझने की कोशिश करता है और आशय ग्रहण करने की योग्यता विकसित करता है। जैसे राखी का त्योहार बहन भाई के राखी बांधते हुए चित्र में दिखाया गया है। जिस प्रकार की राखी का त्योहार हो और उसमें क्या दिखाया गया हो कि बहन है जो भाई की कलाई पर राखी बांध रही है, तो बालक उससे अनुमान लगाता है कि हाँ, ऐसा हमारे घर में भी होता है। साल में एक बार मेरी बहन मेरे कलाई पे राखी बांधती है, तो इसका मतलब ये एक राखी का त्योहार है जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांध रही है। इसी प्रकार ये दिवाली का ले सकते हैं, पटाखे फोड़ते हुए बच्चे बताए जा सकते हैं। तो उसमें पता जगमग दिवाली से पूरा घर सजाया जाता है। तो इस तरह का सीन बताकर उन्हें वो बच्चा बता सकता है कि ये दीपावली का त्योहार है। अन्य त्योहार ईद वगैरह भी इसमें बताए जा सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक केले का चित्र बताया और बालक ने बताया कि ये केला है। ठीक है। शब्द पठन, पठन शिक्षण में बालक चित्र पठन के बाद शब्द पठन की ओर बढ़ता है। इसमें शब्द की पहचान, उसके उच्चारण और अर्थ को जानना शामिल है। चित्र पठन तक तो बालक समझ गया उसको चित्र को देखकर, लेकिन जब शब्द की क्रिया आती है तो बालक चित्र पठन के बाद शब्द पठन की ओर बढ़ता है। उसने चित्र समझ लिया, उसके बाद उसमें क्या करेंगे, शब्द की पहचान और उसके उच्चारण और उसके अर्थ को जानना शामिल है। उसके बारे में शब्द बताएंगे कि ये शब्द क्या है। राखी शब्द से चित्र देख लिया राखी का, उसके बाद उसने शब्द बताया कि ये राखी है और राखी का त्योहार है। बहन है जो भाई के कलाई पे राखी बांध रही है। या कोई शब्द हमने कोई चित्र बता दिया उसको, और चित्र के बाद उसे शब्द बताया कि ये इस तरह के शब्द इसके लिए काम में लिए जाएंगे, तो बालक से उस शब्दों की पहचान करेगा और उसके उच्चारण को जानेगा और उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेगा। शाब्दिक पठन, शब्द पठन में आगे का स्तर शाब्दिक पठन है। वाक्यों में प्रयुक्त शब्द का उच्चारण करना सीख जाता है और शब्दों के आधार पर वाक्यों का अर्थ समझ लेना ही शाब्दिक पठन है। शब्द पठन में तो कुछ शब्द ही थे, लेकिन शाब्दिक पठन में क्या होता है, इसमें वाक्य का अर्थ समझ लेना ही।
वाक्य उसके सामने आ जाते हैं और वाक्यों का अर्थ उसके दिमाग में आ जाता है। जैसे एक पूरा सेंटेंस पढ़ा और उसके बाद समझ में आ गई, तो वो शाब्दिक पठन है। इसे मौन पठन भी कहते हैं क्योंकि ये बड़ी कक्षाओं के लिए होता है और बालक इसे पढ़कर तुरंत इसका अर्थ समझ जाते हैं। जैसे बस में लिखा होता है धूम्रपान नहीं करें, यात्री अपने मन में पढ़कर समझ जाता है कि यह कार्य नहीं करना है। क्या है, जैसे कहीं लिखा हुआ है धूम्रपान नहीं करें, तो इसको जोर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। बालक उससे समझ जाता है कि धूम्रपान नहीं करना है, यहाँ पे निषेध है। चिंतनात्मक पठन, इस पठन से वाक्य का विशेष अर्थ समझ में आए और कारण कार्य का भाव स्पष्ट हो, वह चिंतनात्मक पठन है। जिस पठन से बालक का विशेष अर्थ समझ में, वाक्य का विशेष अर्थ समझ में आए। जिस पठन से वाक्य का विशेष अर्थ समझ में आए और कारण कार्य का भाव स्पष्ट हो जाए, वह चिंतनात्मक पठन है। बालक ने कोई सेंटेंस पढ़ा और उसको वो समझ में आ गया और वो सेंटेंस वहाँ क्यों लिखा हुआ है, उसका कारण और कार्य भी स्पष्ट हो जाए उसके दिमाग में, तो वह इसका मतलब है कि उसने चिंतन किया है, तो वह चिंतनात्मक पठन है। अगला है सृजनात्मक पठन। पठन का अंतिम स्तर सृजन का अर्थ रचना। इसमें बालक के ज्ञान का विस्तार हो जाता है। क्या है, पठन का अंतिम स्तर है और इसका अर्थ है सृजन का अर्थ रचना। सृजनात्मक पठन यानी कि सृजन का अर्थ रचना, जिसमें बालक के ज्ञान का विस्तार हो जाता है। किसी अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना, जैसे बालक को दे दी जाती है, बीच बीच में से कुछ शब्द छोड़कर एक कहानी लिख दी जाती है और उसमें बालक को दिया जाता है कि तुम इसको पूर्ण करो। तो बालक अपने जो जितना भी उसका शब्द ज्ञान है, भाषा ज्ञान है, उसके अनुसार उसमें अपनी भाषा और शब्दों का चयन करते हुए कहानी को पूर्ण करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है पठन कौशल का मूल्यांकन कैसे करें। उत्तर है पहला, अनुकरण वाचन द्वारा। इसमें बालक का इसमें बालक का वाचन की गति की स्पष्टता, शुद्धता देखी जाती है। बालक में क्या देखी जाती है कि उसकी वाचन की गति कैसी है, जो वो बोल रहा है, जो वाक्य पढ़ रहा है, उसकी गति में कैसी है, स्पष्ट है और शुद्ध है। मतलब जो उच्चारण कर रहा है वो एकदम स्पष्ट है, समझ में आ रहा है और शुद्ध है, यानी कि कोई भी गलती नहीं कर रहा है। जहाँ बड़ी की मात्रा की जरूरत है वहाँ बड़ी की ई का ही उच्चारण हो रहा है, जहाँ छोटी ई की मात्रा लगी है वहाँ पे छोटी ई का ही उच्चारण हो रहा है। शब्दों को एकदम स्पष्ट तरीके से वो पढ़ रहा है। जैसे विराम चिन्ह है कहीं, तो वहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग कर रहा है। हाव भाव वैसे दे रहा है जैसे शब्द है। स्वराघात को देखा जाता है कि स्वर किस प्रकार से प्रयोग में ले रहा है, बालक इनका प्रयोग कैसे कितना कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है कविता पठन द्वारा। कविता में आरोह अवरोह अवरोह उतार चढ़ाव उसकी गति, ये सब देखा जाता है कि वो कविता का कौन सी लाइन से किससे तालमेल बनाते हुए किस प्रकार से उसका पठन कर रहा है। तीसरा है मौन पठन के द्वारा। मौन पठन के द्वारा भी हम इसका पता लगा सकते हैं। मौन पठन के बाद बालक से उत्तर प्राप्त करना, मौन पठन के लिए दिया जाए बालक को पढ़ने के लिए और उसके बाद उसे प्रश्न करके उससे उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। प्रतियोगिता आयोजन करके बालकों के बीच में प्रतियोगिता आयोजन कर सकते हैं हम, ताकि उनकी भाषा का विकास हो और उनमें वाद विवाद प्रतियोगिता और अन्य प्रतियोगिता जैसे आशु भाषण प्रतियोगिता या कोई सी भी ऐसी प्रतियोगिता आयोजन करके भी हम उससे उनकी भाषा का विकास कर सकते हैं। अगला है सहायक पुस्तक द्वारा। एक पुस्तक तो उनके जो कोर्स में चलती है वही वो पढ़ रहे हैं, जैसे हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी की पुस्तक हमारे चल रही है कोर्स में, तो उसी को पढ़ रहे हैं। इसके अलावा इससे रिलेशन रखने वाली दूसरी पुस्तक भी उठाकर उसको पढ़ा जा सकता है। वाचन की विधियाँ पद्धतियाँ बताएं। पहला है अक्षर बोध विधि। सबसे पहले बालक को अक्षर जैसे अ में एक गोल घुमाया,
तो क्या बना कि एक चूल्हा बना, फिर उससे अड़वा दूसरा गोल घुमाया कि क्या बना, दूसरा चूल्हा बना। फिर इनका पेट चीर दिया, फिर खड़ा डंडा कर दिया, फिर ऊपर मुंह बंद कर दिया, तो क्या बना कि अ अक्षर बना। तो बालक को अक्षर का ज्ञान कराया जाता है। देखो और करो विधि। इसमें क्या होता है कि टीचर बालक को वो अ, होमवर्क देता है घर पे करने के लिए, और उनको बोला जाता है कि जो जैसे-जैसे अक्षर की बनावट टीचर ने बनाई है, सेम उसको देखे-देखे उसके नीचे 5 या 10 अक्षर लिखो। तो बच्चे वैसे ही करते हैं। ध्वनि साम्य विधि, जैसे कुछ शब्द ऐसे ले लिए ध्वनि साम्य जिनमें बोलने में ध्वनि में समानता महसूस हो, जैसे हल, चल, पल, नल, कल। इस तरह से कितने ही शब्द ले सकते हैं, और कितने ही ध्वनि साम्य वाले शब्दों को हम साथ में लेकर बच्चों को बोलना सिखा सकते हैं। अनुकरण विधि, टीचर ने पहले बोला, उन्हीं अक्षरों को, उन्हीं शब्दों को फिर बालक बोलता है। भाषा शिक्षण यंत्र विधि, भाषा का जो शिक्षण है यंत्रवत होना चाहिए, यानी कि नियम और कानून के अनुसार होना चाहिए। तो उसको हम भाषा शिक्षण यंत्र विधि कहते हैं। सामूहिक पठन विधि, जैसे बच्चों को पढ़ने के लिए एक साथ पठन के लिए दे दिया जाए और उसका अभ्यास करवाया जाए। साहचर्य विधि, यानी कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए आपस में बालक पढ़े। वाक्य शिक्षण विधि और कहानी विधि, कहानी लिखने को दे दी जाए, वाक्य का सेंटेंस बनाने के लिए उनको दे दिया जाए, पहचानने के लिए दे दिया जाए। साहचर्य विधि में एक दूसरे का सहयोग करते हुए बालक के क्या होता है कितनी बार कि बालक, एक साथी बालक और एक बालक दोनों साथ में बैठे होते हैं, तो एक दूसरे की सहायता करते हुए जब वो पढ़ते हैं, तब भी साहचर्य विधि का हम इसमें बोलते हैं। जैसे एक विद्यालय है, वहाँ पे क्या होता है कि मूल्यांकन विधि में होता है ये से कि एक बालक जब कोई वर्क कर रहा होता है तो दूसरे बालक को उसको चेक करने के लिए दिया जाता है। तो वो उसका मूल्यांकन कर लेते हैं और एक दूसरे का सहयोग भी कर सकते हैं उसमें, और सामूहिक पठन में उनको एक साथ कुछ पढ़ने के लिए दे दिया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये लेसन समझ में आ गया होगा। इसके लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।